नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका मैं जयंती बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज प्रस्तुत है शिवानी जी की लिखी कहानी पुष्पहार। रोग की विषम व्यथा ने बड़ी डोरीदार आँखों को किसी गंजेड़ी की आँखों का सा रक्तिम बना दिया था। बढ़ी दाढ़ी और ऊबड़ खाबड़ मूँछों से झांकते पपड़ियों से विभत्स बन गए सूखे होठों को उसने चाटा और पेड़ के मोटे तने का सहारा लेकर बैठ गया। लगता था दयालु ड्राइवर और क्लीनर उसे बेहोशी में ही उस दानव से वृक्ष की उदार छाया में लिटा गए थे। एक ठंडी हवा का झोंका उसे सिर से पैर तक सहला गया। कहाँ गई पेट की शूल वेदना और कहाँ गई पैर की सूजन? कौन सी जगह थी भला यह? बाड़े छीना ही तो था वह। आसन्न मृत्यु भी क्या उसकी स्मृति को धुंधला कर सकती थी? दयालु ट्रक ड्राइवर सरदार ने उसने हाथ जोड़कर भीख मांगी थी। बस बाड़े छीना तक पहुंचा दो सरदार जी। अपने गांव के किसी पेड़ के नीचे भी जाकर लेट जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा ड्राइवर साहब। सीमेंट के बोरों पर सिर रखते ही शायद वह बेहोशी में डूब गया था। जब से कोयले की खान का धमाका उसे पेट का यह शूल रोग दे गया, तभी से मिर्गी सी यह बेहोशी भी पीछे लग गई थी। पर आज उसकी सारी व्यथा चुटकियों में स्वयं उड़ गई। नीले समुद्र सा उदार नीलाकाश, दोनों ओर से प्राचीर से उठी घाटियों के बीच किसी तनवंगी सुंदरी अल्हड़ किशोरी सी थिरकती नदी, आसपास फैली चौड़ी हरितिमा जैसे डबल अर्ज की हरी इटैलिन का पूरा थान खुला पड़ा हो। क्या यह सपाट मैदान रानीखेत के प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स से कुछ कम था? नदी के कगार पर खड़ा शक्तेश्वर का वह अर्वाचीन मंदिर, नदी में नंगा नहाता मंदिर का पगला पुजारी, पहाड़ियों पर घरौंदे से चमकते सुप्पे और तिलाड़ी के गांव, गले में गंदे फटे बस्ते लटकाए स्कूल से लौटती कलरव करती ग्राम्य बालकों की टोली। इसी टोली के साथ 7 मील पैदल चलकर उसने भी तो इसी ग्राम पाठशाला में पढ़ा है। फिर क्या वह इसे पहचानने में भूल कर सकता था? अपने ही पौरुष की बैसाखियाँ टेकता वह मेधावी छात्र जब एक दिन अचानक ही छलांग लगाकर देश का मंत्री बन गया तो किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। पर उसकी क्षणभंगुर समृद्धि की अकाल मृत्यु का कारण भी यही छलांग बनी। जैसे अचानक डबल प्रमोशन पा गया मेधावी छात्र भी कभी कभी एक साथ मिल गई 2 कक्षाओं की समृद्धि को नहीं समेट पाता और एक बार फिर नीची कक्षा में उसका प्रत्यावर्तन हो जाता है। ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। जनता ने जिस उत्साह से उसे गेंद सा उछाल दिया था, उसी उत्साह से नीचे गिरा भी दिया। आज सड़क से लगे जिस पागर वृक्ष की छाया में वह लावारिस लाश सा पड़ा था, कभी उस सड़क का उद्घाटन उसी ने किया था। ग्राम के खंभों में झूलते बिजली के नए तार नए नए बरताए किशोर बटुक ब्राह्मण की नंगी छाती पर सुशोभित नए यज्ञोपवीत की डोरियों से ही चमक रहे थे। पर किसकी योजना थी यह? मंत्री की आंखें छलछला उठी। कितने विरोधी सदस्यों के चक्रव्यूह में अभिमन्यु बनकर उसने अपने चिरदरिद्र ग्राम के लिए इस योजना की भीख मांगी थी। शत सहस्र समृद्ध हाथों से कर मर्दन करते करते उसकी कलाई दुखने लगी थी। लक्ष लक्ष भारी पुष्पहारों के असह्य भार से गर्दन टूट कर रह गई थी। कितने ओजस्वी भाषण कंठ की कैसी गुरु गर्जना थी उसकी। स्वदेश की गिरी कंदराएं जाने गूंज कर सहम जाती। बांकपन से झुक आया घुंघराले बालों का गुच्छा चौड़े माथे पर सदा एक ही अंदाज में बिखरा रहता।
वह पूरे मंत्रिमंडल का सबसे छोटा और सबसे मुँहलगा सदस्य था। पहाड़ी क्षेत्र के एक समृद्ध जमींदार परिवार का सबसे छोटा दुलारा बेटा, जिसे प्रजातंत्र के सहमे नागरिक फूल की छड़ी से भी नहीं छू सकते। यह ठीक था कि जनता जनार्दन कभी भी उस जमींदारी का उन्मूलन कर सकती थी और उसका भविष्य भी किसी उजड़े जमींदार के अय्याश पुत्र की ही भांति अंधकार में हो उठेगा, पर उसके उर्वर मस्तिष्क की धरा सोना उगलने वाली धरा थी। उल्टे हाथ से भी बीज बिखेर लेगा तब भी हरी भरी फसल भी लहलहाएगी, यह वह जानता था। उसका जन्म पहाड़ के एक निम्न मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था, पर उसकी अकड़ बांकपन, बोलचाल, उठक बैठक, नम्रता किसी भी रंग रूट का नयापन नहीं था। उसका डील डौल लंबा रंग आकर्षक रूप से गेहुआ और आंखें बड़ी बड़ी थीं। पतली मूँछों से मेल खाती तीखी नासिका के बीच बीच में फड़कते पतले नथुने उसके क्रोधी स्वभाव के परिचायक थे, पर बिलासी मोटे अधरों पर बात बात में थिरकने वाली उज्ज्वल हंसी युक्त चेहरा देखकर मानव स्वभाव की गुत्थियां सुलझाने वाले को भी उलझन में डाल देती थी। यह व्यक्ति क्रोधी भी हो सकता था और शिशु सा सरल आनंदी भी। चेहरे का मुख्य आकर्षण था उसका कैशोर्य और कंठ का आश्चर्यजनक कच्चापन। 2 वर्षों की छोटी सी अवधि में नियति उसे दंतहीन असहाय शिशु की ही भांति गोदी में उठाकर किसी जादूगरनी किसी उड़ान में लोकप्रियता, समृद्धि और वैभव के सर्वोच्च शिखरों पर उड़ाती रही थी। पर उसी क्रूर खिलवाड़ की सनक में उसने उसे धरा पर पटक कर रख दिया और आज वह ऊंची उड़ान में उड़ती चील के मुंह से गिरे शत विक्षत अधमरे सांप सा ही एक बार फिर अपनी उसी जन्मभूमि पर पड़ा था जहां से नियति उसे चोंच में दबाकर उड़ गई थी। जिसका घातक विष लपलपाती जिह्वा और कृष्ण नाग का साफन कभी पर्वत से शक्तिशाली शत्रु को भी एक ही डंक से परलोक पहुंचा सकता था, आज दुर्भाग्य की नन्ही चींटियों से नुचा वही विवश पड़ा था। क्या पता उसकी माँ ही अचानक इस मार्ग से निकल पड़े, पर इतने वर्षों तक क्या वह उसी गांव में बैठी होगी? हो सकता है अपने भाई के पास चली गई हो, पर वह अपनी माँ की जिद को जानता था। प्राण रहते वह अपनी थाती नहीं छोड़ पाएगी। वह पुत्र के मंत्री बनने पर भी, उसके लाख समझाने पर भी उसके साथ उसकी बड़ी कोठी में रहने लखनऊ नहीं गई थी। जब बेटा देश का राजा बना तब भी वह दूर दूर के जंगलों में कुतुब मीनार से ऊंचे पहाड़ी देवदार और अय्यार वृक्षों की सर्वोच्च शाखाओं पर शाखामृगी बनी लकड़ियां तोड़ती, कभी बकरियों के लिए पैया की पत्तियों के स्तूपाकार गट्ठर के नीचे दबी ऐसी दुहरी होकर घर लौटती कि बिवाइयों से फटे 2 पैर ही पैर दिखते। लगता कोई हरी भरी पहाड़ी ही चली आ रही हो। उस दिन वह चुपचाप एक परिचित मित्र की जीप मांगकर माँ से मिलने चल दिया। टोकरी भर दशहरी आम भी वह उसके लिए ले जा रहा था। उसकी माँ को आम बेहद पसंद थे और अपने अभावग्रस्त शैशव की स्मृति को मंत्री भूला नहीं था, जब माँ बेटे बारी बारी से एक ही आम को चूस उसकी गुठली का भी मुंडन कर रख देते थे। 4 बालिश्त की तंग सड़क पर नाचती गोल घूमती जीप को पहाड़ी दक्ष ड्राइवर ऐसे नचा रहा था जैसे चतुर नट पिता ढोलक की थाप के साथ पतली रस्सी पर अपने पुत्र को नचा रहा हो। कभी घर से गाड़ी घूमती, एक साथ कई चक्कर खाती, उस्तरे की धार सी तीखी सड़क पर फिसलने लगती और मंत्री का लोहे का कलेजा भी धड़कने लगता। उसे लगता जीप अब खाई में गिरी और अब खंदक में।
पर दूसरे ही क्षण तीखी चढ़ाई पर हाँफती कांपती शिथिल फुफकारें छोड़ती जीप मृत प्राय इक्के की मरियल घोड़ी सी ही पराजित हो 3-4 कदम पिछड़ जाती। क्रुद्ध इक्के के चालक की भांति ड्राइवर ब्रेक लगाता और अनुशासनपूर्ण अनुभव के करारे चालक से सहमी गाड़ी एक बार फिर तीव्र गति से भागने लगती। वह उसी तीव्र गति से भागी जा रही थी कि एक अप्रत्याशित मोड़ पर धूल उड़ाती भेड़ बकरियों के झुंड को पहियों के नीचे आने से बचाने के लिए मोड़ से स्वयं उलटते पुलटते बच गई। कुशल चालक का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। पल भर भी चूकता तो गाड़ी ही नहीं उसकी नौकरी भी चली जाती। मंत्री भी बौखला गया था। झटके से उसकी कीमती घड़ी टूटते टूटते बची थी और जीप के लोहे से टकराकर माथे में गूमड़ उभर आया था। पर उन भेड़ बकरियों के पीछे 2 पतली गोरी बाहें फैलाए जीप की गति से भी तेज भागती किशोरी को देखकर चालक और मंत्री दोनों के कंठों की भर्त्सना कंठों ही में अटक कर रह गई। एक पल को दोनों उसे देखते ही रह गए। भेड़िया धसान की धूल से धूमिल आकृति अब स्पष्ट होकर बड़ी धृष्टता से उनके सम्मुख खड़ी हो गई थी। वह ड्राइवर से कहने लगी, क्या करूं ड्राइवर जीऊँ, कब से हरामजादियों को डंडा मार कर किनारे कर रही थी। वैसे यह कुमाऊँ यूनियन की गाड़ी का टाइम भी नहीं था, नहीं तो मोटर टाइम में मैं खुद ही इन्हें चराने नहीं लाती। स्वयं मंत्री का गांव एक से एक सुंदरी चाचियों ताइयों और भाभियों से भरा था। चंद राजाओं के समय से ही उसके ग्राम्याओं के सौंदर्य की ख्याति दूर दूर तक फैलती आई थी और इसी से शायद नाम भी पड़ गया था रतनपुर। पर यह लड़की क्या रतनपुर की थी? कैसा पहचाना पहचाना चेहरा लग रहा था, फिर भी नाम क्यों याद नहीं आ रहा था भला? कहीं ताऊ के लड़के धरणीधर दा की साली तो नहीं थी यह, जिसके रूप की चर्चा सुनते सुनते उसके कान पक गए थे और माँ भाभी के परम आग्रह से लाए जिसके रिश्ते को उसने खोटे सिक्के सा फेर दिया था। ऐसे मोटर सड़क पर बकरियां लाती ही क्यों हो? अब तक मंत्री की ओर उस बित्ते भर की छोकरी ने आंख उठाकर देखा भी नहीं था और वह चालक से ही हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह मंत्री को अखरा। इसी से कंठ को रोबीला बनाकर उसने गंभीर स्वर में गर्जना की, ऐसे इन्हें मत लाया करो। किशोरी ने चमकती तेजस्वी चेहरे की ओर दृष्टि उठाई। मंत्री की अकड़ी मुद्रा उससे मूक प्रश्न पूछ रही थी, देखती नहीं किसकी गाड़ी है यह? मूर्ख लड़की, क्या हाथ भी नहीं जोड़ सकती? तब कैसे लाऊं जी? हंसकर उस धृष्टा किशोरी ने पूछा। मोती से उज्जवल दंत पंक्ति के दर्पण से कुंवारे मंत्री की अनभ्यस्त आंखें चौंधी आ गई। इन बकरियों को भी जीप में बिठाकर चराने जाऊं क्या? मंत्री की दृष्टि अब गोरे ललाट पर बंधे ओढ़नी के फेटे से उतरकर कैशोर्य से उज्जवल 2 आँखों से फिसलती तीखी नाक और फिर लाल रस भरे अधरों से सरक तनी वास्कट पर उभर सहसा सपाट होकर झूलती चांदी की जंजीर पर निबद्ध हो गई। सूर्य की प्रखर किरणों में जंजीर झिलमिला रही थी। किसी क्षीण पहाड़ी जलप्रपात की 2 पतली रुपहली युगल धाराएं जैसे 2 कठोर शिलाखंडों पर क्षण भर विराम करती फेनिल राशिभूति तरंगों में बिखर गई थी। किस गांव की लड़की है तू? मंत्री ने डपट कर पूछा। अब निश्चय ही सहम जाएगी छोकरी। रतनपुर की है क्या? क्यों? पतली नाक को उसने एकदम कपाल पर चढ़ा लिया। लगता था अभी अभी जीभ निकालकर मुंह चिढ़ाने लगेगी। क्या रतनपुर में ही सब बान बसती हैं? और फिर वह धृष्ट उत्तर के साथ भुवन मोहिनी हंसी का जाल बिखेरती एक बार भी पीछे मुड़े बिना चली गई।
विरोधी पक्ष की निर्मम घूंसेबाजी ने भी कभी मंत्री को ऐसे धराशायी नहीं किया था। फिर जिस सरकारी जीप के चालक के सम्मुख वह उसे चुटकियों में उड़ाकर रख गई थी, वह भी मूँछों ही मूँछों में मुस्कुरा रहा था। तुम जरा रुकना ड्राइवर, उसने बड़ी आत्मीयता से कहा, जैसे वह मंत्री नहीं स्वयं ड्राइवर का ही बड़ा भाई हो। बड़ी भूल हो गई पहचानने में, यह तो हमारे धरणीदा की साली है। चल कर जरा भाभी की कुशल पूछाऊं। गाड़ी मोड़ लूं सरकार। घाघ चालक भी शायद समझ गया था कि प्रभु भाभी की नहीं, भाभी की सुंदरी सहोदरा की ही कुशल पूछने भाग रहा है, कभी गाड़ी मोड़ने का आदेश नहीं देगा। नहीं नहीं, तुम यहीं रुके रहना, हम अभी आते हैं। चलते चलते मंत्री ने दोनों हाथों में ढेर सारे आम भी भर लिए। निकाल ले, हंसकर मन के चोर ने कहा। डरता क्यों है? माँ के उपहार की टोकरी से किसी दूसरे के लिए मीठे फल चुराने वाले, क्या तू संसार का पहला पुरुष है? यह चोरी तो प्रत्येक संसारी पुत्र करता है रे। वह उसी दिशा की ओर लपका। लड़की बहुत दूर नहीं गई थी। तेजी से मुड़ गए एक दूसरे मोड़ के टीले पर वह पीठ किए बैठी थी। सूखे पत्तों की चर्रमर्र सुनकर वह चौंकी। तुमसे माफ़ी मांगने भागता आया हूँ दुर्गी, माफ़ करना। इतने सालों बाद तुम्हें देखा, इसी से पहचान नहीं पाया। पर वह रूठी गर्वीली राजकन्या सी निःशब्द उसी टीले पर बैठी रही। उस मुग्धा मानिनी की अनूठी छवि से मंत्री के वर्षों से अंधकारपूर्ण हृदय कक्ष में बिजली सी कौंध गई। घुटनों से कुछ ही नीचे तक लटका काला लहंगा किसी विदेशी आधुनिका की मिनी स्कर्ट के से औदार्य से सांचे में ढली नंगी सफ़ेद टांगों का उन्मुक्त प्रदर्शन कर रहा था। दोनों हाथों से गोदी में नन्हे मेमने को साधे वह सौंदर्य लक्ष्मी ऐसे तन कर टीले पर बैठी थी कि स्लेटी पत्थर का रूखा टीला रत्न खचित राज सिंहासन सा दीप्त हो उठा था। माफ़ कर दिया ना? मंत्री के कंठ में कुछ अटक सा गया। वह दीन याचक की मुद्रा में एक बार फिर हंसकर और निकट खिसक आया, पर वह तनी बैठी रही। सुडौल कंधों को उसने उदासीनता से किसी विदेशी चलचित्र की तारिका की भांति हिलाकर गर्दन फेर ली। मंत्री अवाक रहा। जो छोकरी कभी मोटर पर भी नहीं चढ़ी होगी, उसने ऐसे विदेशी अंदाज में कंधे झटकना कैसे सीख लिया? जिस मुद्रा को वे विदेशी नायिकाओं शायद निर्देशक के चाबुक की मार से सीखती हैं, उसे प्रकृति ने अपनी इस मुँहलगी पुत्री को स्वयं ही सिखा दिया था। स्पष्ट था कि उसे क्षमादान नहीं मिला। 7 वर्ष पूर्व अपनी इसी अनाथा रूपवती बहन को लेकर भौजी उसके पास आई थी। तब वह क्या जानता था कि भाभी की वह नाक सुनकती मरियल सी बहन एक दिन ऐसी बन उठेगी। बहुत सुंदरी है मेरी बहन, ठीक से देखोगे तो आंखें नहीं फेर पाओगे लल्ला। सब बड़ी बहनें अपनी कुंवारी बहनों के लिए यही कहती हैं भौजी। उसने वह प्रस्ताव हंसकर वहीं फेर दिया था। भौजी के लिए थोड़े से आम लाया हूँ दुर्गी, कहना कल मिलने आऊँगा। मंत्री ने आम उसके पैरों के पास धर दिए और हंसकर कहने लगा, गंगोली हाट की रुष्ट काली के चरणों में फल रख रहा हूँ। देवी प्रसन्न हो ना, भक्त हाथ बांधे खड़ा है। अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने मंत्री को देखा। वह सचमुच ही हाथ बांधे धृष्टता से हंस रहा था। उसकी यही हंसी तो उसके मधुर स्निग्ध व्यक्तित्व की सुनहली चौखट थी। इसकी हंसी के आकर्षण से प्रत्येक चुनाव में विपक्षी दल के शत सहस्र वोट भी उसी की झोली में आकर स्वयं गिर जाते। उसकी यही हंसी शत्रु और मित्र दोनों को समान रूप से बांध सकती थी। इसी हंसी के आकर्षण ने उसे
दिन रात न जाने कितने महिला मंडलों की गोष्ठियों के रंगीन रिबन काटने इधर उधर भागना पड़ता और पुष्पहारों के भार से गर्दन टूट कर रह जाती। यहाँ तक कि कई विश्वविद्यालय उसे एक साथ दीक्षांत भाषण के लिए न्योत चुके थे, जहाँ अन्य सम्मानित अतिथि वर्षों की देश सेवा, जेल यात्रा आदि का पासपोर्ट वीज़ा दिखाने पर भी पल भर छात्रों की हूटिंग के सम्मुख नहीं टिक पाते। वहीं पर यह हंसमुख मंत्री केवल इसी स्मित के इंद्रजाल से अनुशासनहीन छात्रों को बांधकर बगल में दबाए चला आता। इस बार भी उस हंसी की मूठ व्यर्थ नहीं गई। वह हंसने लगी और युवा मंत्री का कलेजा जिह्वाग्र पर आकर धड़कने लगा। तुमने मुझे नहीं पहचाना, पर मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया। उसके गले में बीच बीच में होता स्वरभंग मंत्री को मिश्री की डली सा मीठा लगा। तुम्हारी शादी हो गई क्या? उसका उतावला प्रश्न उसके कंठ से अनजाने में ही गोली सा दग गया। प्रश्न पूछते ही वह अपदस्थ हो संकोच से लाल पड़ गया। क्या तुम सोच रहे थे तुम्हारे लिए अब तक कुंवारी बैठी हूँ? वह हंसकर उठ गई। हाय, यह बीते भर की छोकरी उस राजनीतिज्ञ खड़पेच को कैसा पिस्सू सा मसल रही थी। खैर, वह भी उस गर्वीली छोकरी के विष के दांत तोड़ सकता है। अभी बहुत अवसर आएंगे। वह बोला, अच्छा चलता हूँ दुर्गी, कल स्कूल के मैदान में मेरा भाषण है। तुम भी आना और भौजी को भी लाना, समझी? उसने बड़े गर्व से चौड़ी कलाई में बंधी कीमती घड़ी को देखा और सिर की तिरछी टोपी और भी तिरछी कर ली। और इसे भी ला सकती हूँ क्या? यह तो मुझे एक पल भी नहीं छोड़ता। अपने पैरों के बताशे से सफ़ेद टखने चाटते छोटे नर्म दूधिया पशम वाले मेमने को उसने उठा गालों से लगाकर पूछा। तब कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मन को सदा चाबुक की मार से साधने वाला जितेंद्रिय तरुण हठ योगी नन्ही ठोकर से दूर घाटी में क्षण भर पूर्व गिर गए। आम के दाने की ही भांति लुढ़कता अविवेक की घाटी में गिरकर चकनाचूर हो गया। कैसी निर्दोष मुद्रा में पूछा गया कैसा सांकेतिक आमंत्रणपूर्ण प्रश्न था। लाल लाल कंदील से लटक रहे बोरुंश पुष्पों की छाया में वह ऐसे मादक स्मित का आह्वान देती खड़ी हो गई। मंत्री को लगा वह मिसलटों के नीचे खड़ी प्रणयोन्मत्ता कोई विदेशी स्वयं दूती है। किस प्रसिद्ध चित्रकार का ऐसा ही चित्र देखा था उसने? रवि वर्मा, रावल या किसी विदेशी चित्रकार का? गोद में नन्हे मेमने को गालों से सटाकर जाना पहचाना सा स्वर्गीय स्मित ही उसे ले बैठा, जिसने कभी नारी की छाया का भी स्पर्श नहीं किया था और जिस बहुचर्चित स्पर्श की कभी स्वप्न में भी कामना नहीं की थी। वही आज पागल खाने से भाग निकले मत्त उन्मत्त की भांति मेमने सहित स्वामिनी को अपनी सशक्त बाहों में भरकर बार बार चूमता हाँफ गया। जिस संयम अंकुश से वह वर्षों की अमानवीय साधना से अपने पौरुष के मत्त गजराज को साधता आया था, वही अंकुश आज पंचशर से बिंधा दूर पड़ा था। पुरुष के अधर नारी अधरों के प्रथम स्पर्श के नीचे किसी किशोरी के कुंवारे अधरों की भांति थर थर काँप रहे थे, जैसे पहली बार संसार का निकृष्टतम पाप किया हो। और नारी के रसीले अधरों पर था स्वाभाविक स्मित, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ठीक ही तो था, वह क्या उसका पहला चुंबन था? मंत्री तटस्थ होकर पीछे खिसक गया। दूसरे दिन उसका भाषण सुनने दूर दूर से ग्रामों की भीड़ समय के कुछ पूर्व ही आ जुटी थी। ग्राम पाठशाला का पूरा मैदान भर गया था और कुछ लोग तो उचक उचक कर पेड़ों पर चढ़ रहे थे। भीड़ देखकर मंत्री की छाती और तन गई।
उस दिन उसकी आकर्षक हंसी वर्षा से धुले पहाड़ के मकान की अब रखी पथरीली छत सी ही और स्वच्छ निखर झक झक चमक रही थी। यह क्या सुंदरी नारी के क्षणिक स्पर्श का जादू था। इधर देखो उधर ही गोरे गोरे चेहरे, पके आड़ू से स्वस्थ गालों की लालिमा और निर्दोष चावनी। वह गर्व से एक बार फिर तन गया। वाणी के घृत दीप की कई ओजस्वी बातियां दप दप कर एक साथ जल उठी। भाइयों, वह कहने लगा, मुझे गर्व है कि मैंने इसी ग्राम पाठशाला में वर्णमाला से प्रथम परिचय प्राप्त किया है। तख्त की काली पाटी पर कमेट की स्याही से कान पकड़कर अ आ सिखाने वाले मेरे श्री गुरु ब्रह्मदत्त तिवारी इस भीड़ में जहाँ कहीं बैठे हों, मेरा कृतज्ञ प्रणाम स्वीकार करें। गुरु तो गुड़, चेला शक्कर। भीड़ के किसी उद्धत छोकरे की तीखी आवाज़ और भीड़ की हंसी को चतुर मंत्री ने वहीं पर जूते से कुचल दिया। पर चेला शक्कर की ही भांति अब व्यर्थ हो गया है। भाइयों, उसने हंसकर कहा, गांव का बादशाह अब भी गुड़ ही है। मैं पूछता हूँ कि बाजार किसका है, 4 रुपए किलो चीनी का या 2 रुपए किलो गुड़ का? किसे चाहती है जनता? गुड़ गुड़, भीड़ से सम्मिलित कंठ गूंजे। वाचाल मंत्री की दलील ने भीड़ को जीत लिया। उसी विजय से झूमकर उसने फिर अपनी मनमोहक हंसी का ब्रह्मास्त्र फेंका। फिर देखा ना आपने, ग्राम की जनता हमेशा गुड़ ही को पूजेगी। जनता तुमुल करतल ध्वनि से बीच ही में भाषण रोक अपना उल्लास व्यक्त कर रही थी कि मंत्री की दृष्टि भीड़ में भौजी के पास बैठी दुर्गी पर पड़ गई। उसकी गोदी में उसका वही मुँह लगा मेमना बैठा था। आंखें चार होते ही उसने बड़ी दुष्टता से मेमना तनिक उचकाकर मंत्री को दिखा दिया। आज वह अनोखा श्रृंगार कर आई थी। कानों में गोल गोल बालियों के स्थान पर थे झुमके, जिनके धोसा भार की गरिमा को 2 चौड़ी श्रृंगार पट्टियों में विभक्त कर सीधी मांग के अगल बगल पर टिका दिया गया था। सिर का पल्ला भी शायद झुमकों के वैभव के उचित प्रदर्शन के लिए जानबूझकर ही नीचे गिरा दिया गया था। चांदी की जंजीर का स्थान आज चांदी की मोटी हंसुली ने ले लिया था। नाजुक गर्दन में पड़ी हंसुली के उसी अर्धचंद्र में मंत्री अटक कर अपनी समस्त राजनीतिक प्रगल्भता भूल गया। केवल हाथ जोड़कर वह मुस्कुराता मंच से उतर गया। तालियों की गड़गड़ाहट हाथों से गूंज रही थी कि वह भीड़ चीरता भौजी के पास चला आया। झुककर उसने भौजी के चरण छुए, कई वर्षों के उपालंब सुने, फिर उन्हें मना अपनी जीप में बिठा घर तक पहुंचा आया। भौजी को उसने बड़े लाड से अपनी सीट पर बिठा लिया, पर दुर्गी बिना कुछ कहे पिछली सीट पर बैठ गई। गोदी में वही मेमना था। मंत्री कुछ संभल कर बैठ गया, पर वह शायद और निकट खिसक आई। मंत्री को लगा कुमाऊं बैंड के साथ नाचने वाले सीखे पढ़े दुबे की भांति यह सिखाया गया दूंबा उसकी माला ही नहीं शेरवानी भी चर जाएगा। उसने गले की माला उतारी और पीछे मुड़ हंसकर बोला, बुरुंश के मीठे फूलों की माला है, शायद तुम्हारे मेमने को बहुत पसंद आ गई है। फिर ऐसे सधे अंदाज से उसने माला फेंकी कि ठीक दुर्गी के गले में पड़ गई। पल भर को दुर्गी का चेहरा लाल पड़ गया, पर फिर हंसकर सचमुच ही माला दुम्बे को खिलाने लगी। कहानी का शेष भाग आप अगले वीडियो में सुनिएगा और जल्द ही उसको भी मैं प्रस्तुत करूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।